हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे सर 70 इंपॉर्टेंट जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ उन्हें जल्दी से कंप्लीट करा दो। तो स्टूडेंट, आज मैं आपको 10 या 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, जहां तक 15 कराने वाला हूं क्योंकि वीडियो आज की थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, चाहे वो वेव ऑप्टिक्स हो या फिर रे ऑप्टिक्स हो। ठीक है बच्चों, तो आज वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इसके बाद आपको 2 वीडियोस और देखने को मिलेंगी जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। पहले मैं इसी सीरीज को समाप्त करूंगा। यार आप सभी कहते हो कभी सर ये पढ़ाओ, कभी वो पढ़ाओ, यार जैसे आप बोलोगे वैसे पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले सीरीज को समाप्त होने दो। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की सीरीज समाप्त हो जाएगी, उधर आपकी धमाका सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी, उधर आपकी न्यूमेरिकल सीरीज चली रही है बच्चों। उसके बाद ये चैप्टर जो थोड़ा बचा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और जहां तक यार ज्यादातर जो पोर्शन है वो आपका धमाका सीरीज में कवर होने वाला है। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो धमाका सीरीज में आपको करा दूंगा। जो बचे हुए हैं सिलेबस भी कराया जाएगा, थोड़ा सा बचा हो यार, ज्यादा बचा हुआ नहीं है। क्यों प्रेशर ले रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए करा स्टूडेंट अनअकैडमी मेगा क्विज। यहाँ पर यार आप टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट देकर आपकी जो तैयारी वो पता चल सकेगी बच्चों कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जो बच्चे क्लास 9th में हैं उनका एवरी सैटरडे मैथ्स का टेस्ट हुआ करेगा, जिसमें आपसे 20 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, जो कि 20 मार्क्स के होंगे। और ये आपका 1 आवर का टेस्ट होने वाला है बच्चों। और इसके बाद बच्चों आप संडे में भी टेस्ट दे सकते हो। क्लास 9th में जो बच्चे हैं वो संडे में टेस्ट दे सकेंगे, वो साइंस का टेस्ट होगा। वहां पर भी सेम प्रोसेस है बच्चों, आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ, 20 मार्क्स के होंगे। और ये भी टेस्ट आपका 1 आवर का होने वाला है। लेकिन जो बच्चे क्लास 10th में हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है बच्चों, क्योंकि उनका टेस्ट एवरी डे होगा। एवरी डे आप 5 बजे, शाम के 5 बजे टेस्ट दे सकते हो। 30 क्वेश्चंस होंगे बच्चों और ये 30 मार्क्स के होंगे। लेकिन आपको टाइमिंग यहाँ पर थोड़ी सी कम दी जा रही है बच्चों, केवल और केवल 30 मिनट। और अगर आप रेगुलर बेसिस पर बच्चों आप टेस्ट देते हो तो आपके लिए इससे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जो क्वेश्चंस है बच्चों वो टॉप एजुकेटर्स द्वारा क्यूरेट किए गए हैं और इसमें आपको जो सिलेबस है बच्चों उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो यार सभी बच्चे टेस्ट जरूर देना, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूं सभी की, उन लिंक पर क्लिक करो और टेस्ट देना स्टार्ट करो, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है और अच्छे से हो पाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको 10 से लेकर 15 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। एक आध क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख लिया बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा टाइम आपका बच जाए इसलिए। और देखो ये क्वेश्चन जो है बच्चों, इसकी PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना जिन बच्चों को ना मिली हो। उसमें आपको 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, उनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है हमारा, किसी लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो, किसी लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का जो सूत्र है बच्चों वो है x डैश बराबर FF डैश। लेकिन उसने बोला है प्रयुक्त संकेत, जो भी हमने यहाँ संकेत यूज कर रखे हैं उनके अर्थ भी बताने हैं। तो यहां पर बच्चों x क्या है, x डैश क्या है, F क्या है और F डैश क्या है, ये हमको बताना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो x है बच्चों लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु तक की दूरी, ठीक है। और x डैश है बच्चों आपका लेंस के द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब तक की दूरी। F है बच्चों आपका लेंस की प्रथम फोकस दूरी। F क्या है? लेंस की प्रथम फोकस दूरी। एंड F डैश बच्चों क्या है? लेंस की द्वितीय फोकस दूरी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र बताइए, तो बच्चों वो क्या होता है? x डैश बराबर FF डैश। x क्या है? लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु तक की दूरी, जो लेंस का प्रथम फोकस है उससे वस्तु किधर रखी हुई है। x डैश है लेंस का जो द्वितीय फोकस है उधर, वहां से प्रतिबिंब तक की जो दूरी है वो हमारी x डैश होगी बच्चों। f क्या है? वो है लेंस की प्रथम फोकस दूरी। f डैश क्या है? लेंस की द्वितीय फोकस दूरी है। यह है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूरदर्शी की विभेदन सीमा का सूत्र लिखिए। क्या है? दूरदर्शी की विभेदन सीमा का सूत्र लिखिए। तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा का सूत्र होता है बच्चों 1.22 लैम्डा अपॉन डी। तो यहां पर लैम्डा आपका क्या है? तरंग दैर्घ्य है। लैम्डा क्या है बच्चों? यहां पर आपका तरंग दैर्घ्य है। और डी है बच्चों आपका द्वारक का व्यास, जो लेंस है उसके द्वारक का व्यास जो है वो स्मॉल डी है। ठीक है,
तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा का सूत्र क्या है बच्चों, 1.22 लैम्डा अपॉन डी। लैम्डा क्या है, तरंग दैर्घ्य, और डी क्या है बच्चों आपका द्वारक का व्यास। ये है आज का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन टफ नहीं है, टेंशन ना लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनकी तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर मैं इन क्वेश्चंस को मिटा देता हूं क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है आज, ठीक है। चलिए, एंड थर्ड वन क्या है बच्चों, पढ़िए उसको। उसमें कह रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बच्चों दो शर्तें हैं। पहली शर्त है प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में, प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है, जाना आवश्यक है। प्रकाश जो है बच्चों वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है। एक तो पहली शर्त हो गई। दूसरा बच्चों, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, जो हमारा क्रिटिकल एंगल होता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं, अधिक होना चाहिए, तभी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को देख पाएंगे। अगर ये शर्तें नहीं हैं तो हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन को नहीं देख सकते। क्या है दो शर्तें, प्रकाश का बच्चों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है, और जो आपतन कोण है उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये दो शर्तें हैं बच्चों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, अच्छे से तैयार कर लेना। प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है, और जो आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। इन दो शर्तों को अच्छे से तैयार कर लेना। अब बात करते हैं आज का 14 क्वेश्चन, दर्शन कोण या विजुअल एंगल। देखो, क्वेश्चन ज्यादा बड़े बड़े नहीं और ना ही ज्यादा टफ हैं, क्योंकि ऑप्टिक्स इतनी टफ नहीं है जितनी आप सभी समझते हो। ऑप्टिक्स इज वेरी इजी, अंडरस्टैंड। अब विजुअल एंगल क्या होता है, तो बच्चों यहां पर समझिए, कोई वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाती है उसे दर्शन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे दर्शन कोण कहते हैं। अब बच्चों देखो, कोई वस्तु अगर हमें छोटी या बड़ी दिखाई दे रही है उसका रीजन विजुअल एंगल ही होता है। अगर कोई वस्तु पास में रखी हुई है तो ये जो वस्तु है हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाएगी, इसी वजह से बड़ी दिखाई दे रही है। अगर इसी वस्तु को बहुत अधिक दूरी पर ले जाया जाए, फिर इसको देखा जाए, तो उस कंडीशन में ये जो वस्तु है अब छोटा दर्शन कोण बनाएगी, इसी वजह से ये छोटी दिखाई देती है। तो किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना आंख पर बनने वाले विजुअल एंगल या दर्शन कोण पर डिपेंड करता है। अगर वस्तु पास रखी है तो वो बड़ी दिखाई देगी, और अगर वही वस्तु दूर रखी हुई है तो वो छोटी दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर आपको छोटा सा डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों, कि ये हमारा सपोज करो आई है। इस टाइप से बना लेना, डायग्राम का टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूं। ठीक है, ये दो वस्तु मान के चलिए आप सभी, ये ए भी मान लीजिए और ये आप ए डैश बी डैश मान लीजिए। ठीक है, एक वस्तु पास है तो दूसरी वस्तु दूर है। यहां पर बच्चों हमारा नेत्र लेंस है, ये हमारा क्या है, नेत्र लेंस है। ठीक है, अब देखो इस वस्तु, अगर जो वस्तु पास रखी हुई है इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, समझना। अगर ये वस्तु पास है तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, मैं ऐसे ही जनरली इसका डायग्राम बना दे रहा हूं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। और ये वस्तु दूर है तो ये यहां पर बनाएगी। तो पहली जो वस्तु उसका प्रतिबिंब देखो यहां पर बन रहा है, और जो दूसरी वस्तु उसका प्रतिबिंब यहां पर, ये सी डी है पहली वस्तु का प्रतिबिंब, और ये सी डैश है दूसरी वस्तु का प्रतिबिंब। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जो वस्तु पास रखी हुई थी उसने हमारे आंख की रेटिना पर बड़ा प्रतिबिंब बनाया, इसी वजह से वो वस्तु हमें बड़ी दिखाई दी। और जो वस्तु दूर थी उसने हमारी आंख पर छोटा दर्शन कोण बनाया। ये दर्शन कोण देखो, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। आप देख रहे हो अल्फा का मान बीटा से ज्यादा है, तो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। जो वस्तु पास है वो हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बना रही है, और जो वस्तु दूर है वो हमारी आंख पर छोटा दर्शन कोण बनाती है। तो किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना आंख पर बनने वाले विजुअल एंगल पर डिपेंड करता है, आंख पर बनने वाले दर्शन कोण पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा विजुअल एंगल वाला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर आज का जो 5वां है, वैसे 45वां क्वेश्चन है बच्चों। ये है किन घटनाओं के द्वारा प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। तो देखो आप सभी को शायद पता होगा, व्यतिकरण है, इसके द्वारा प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। विवर्तन है,
इसके द्वारा भी प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है और प्रकाश का ध्रुवण। ये 3 घटनाएं हैं जिनके द्वारा हम बता सकते हैं कि जो प्रकाश है वो तरंगों की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना, प्रकाश का प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है, वो कण प्रकृति रिप्रेजेंट करते हैं। बट व्यतिकरण है, विवर्तन है और प्रकाश का ध्रुवण है, ये वो घटनाएं हैं जो हमें बताती हैं, जो हमें दर्शाती हैं कि प्रकाश की जो प्रकृति है वो तरंग प्रकृति होती है, ना कि कण प्रकृति। लेकिन कॉम्पटन प्रभाव और प्रकाश के प्रभाव को देखें तो हमें लगता है यार प्रकाश कण की तरह बिहेव करता है, लेकिन प्रकाश दोनों की तरह बिहेव करता है, कुछ कंडीशंस में कण की तरह, कुछ कंडीशंस में तरंग की तरह। ठीक है, तो ये 3 घटनाएं बच्चों जिनके द्वारा प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। जो छठा क्वेश्चन है बच्चों, ध्रुवण कोण की डेफिनेशन अब आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आज आपको नहीं पढ़ाऊंगा। 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तरंगाग्र से रिलेटेड है। वेव फ्रंट क्या होता है, तो यहां लिखोगे किसी माध्यम में, यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, डेफिनेशन, किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, क्या कहलाता है, तरंगाग्र। लिख लेना, ठीक है ना, छोटा सा बचा हुआ बच्चों। तो किसी माध्यम में किसी क्षण खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, कल्पना कर रहे हैं हम केवल, वह काल्पनिक पृष्ठ, इस काल्पनिक पृष्ठ में जितने भी कण होंगे वो सभी के सभी एक ही कला में होते हैं, वो सभी कण कंपन की समान कला में होंगे। तो ऐसे पृष्ठ को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, तरंगाग्र या वेव फ्रंट कहते हैं। और ये भी आपने पढ़ा होगा, कई प्रकार के होते हैं। गोलीय तरंगाग्र आपने पढ़ा होगा, आपने समतल तरंगाग्र पढ़ा होगा, ठीक है। वैसे गोलीय तरंगाग्र तो मैंने द्वितीय तरंगाग्र सिद्धांत पढ़ाया था, वहां पर बताया था। ये जो तरंगाग्र बना था ना, ये जो बनता है ये गोलीय तरंगाग्र होता है, और ऐसे करके जो बनता है बच्चों ये समतल तरंगाग्र होता है, ठीक है। तो तरंगाग्र, वेव फ्रंट के बारे में जानिए। वेव फ्रंट भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, उसको भी आप तैयार कर लेना, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ऊपर का पूरा पोर्शन हटा दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। 7 क्वेश्चन तक मैं हटा दे रहा हूँ, और इन क्वेश्चंस को आज ही तैयार कर लेना, क्योंकि जल्दी मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊँगा। जल्दी क्या, कल या परसों में आपको देखने को मिल जाएगी। 2 वीडियोज़ आपको मिलने वाली हैं इस सीरीज़ की, ठीक है। ये सीरीज जल्दी से समाप्त हो जाए, फिर हमारा एक एक करके सब कुछ समाप्त होता जा रहा है बच्चों, ठीक है। तो यार मेहनत करिए, हम भी मेहनत करेंगे अब, ठीक है। और 41 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चंस हैं बच्चों वही मैं आपको करा रहा हूँ, और कुछ 4-5 क्वेश्चंस और हैं एक्स्ट्रा जो मैं आपको अपनी तरफ से आज कराऊंगा, ठीक है। उनको भी तैयार कर लेना, क्योंकि ऑप्टिक्स से वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और इस बार पूछे जा सकते हैं। तो जितने क्वेश्चंस हैं यार उनको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करो, आपके लिए बेटर है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो वेव फ्रंट के बारे में जाना कितने प्रकार के होते हैं वो जाना। गोलीय तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, ये होते हैं, समझ लो थोड़ा सा। ये हमारा समतल तरंगाग्र है, ठीक है। ऐसे ही मैं आगे तक बनाते जाऊँगा, ठीक है। ये हमारा क्या होता है बच्चों, समतल तरंगाग्र होता है। जनरली बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए केवल। ये जो बनेगा ना, ये समतल तरंगाग्र है। ये क्या है, समतल तरंगाग्र है। और अगर प्रकाश स्रोत हमारा बिंदुवत है तो हमारे ये गोलीय तरंगाग्र बनता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। आगे तक मैं ऐसे ही बढ़ाते जाऊंगा, तो ये हमारा गोलीय तरंगाग्र बनेगा, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो बन रहा है बच्चों, ये गोलीय तरंगाग्र है, ठीक है। तो ये ज़्यादा आपको इन पर फोकस नहीं करना बच्चों, वैसे मैं आपको बढ़ा चुका हूँ ये तो, ठीक है। मेहनत आपको जो करनी है ना बच्चों, वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ ना मैं, उन पे ज़्यादा करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों व्यतिकरण से रिलेटेड है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 48। व्यतिकरण की व्याख्या कीजिए। ये थोड़ा सा लंबा है बच्चों, इसको समझना, जैसा मैंने बोला वैसे लिखना है आपको। तो कोई माध्यम है, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की 2 तरंगें हैं, सपोज कर ली मैं यहाँ पर एग्जाम्पल आपको, ये 2 तरंगें हैं, एक ही आवृत्ति की 2 तरंगें हैं, एक साथ चल रही हैं, ठीक है ना, एक साथ एक ही दिशा में चल रही हैं, एक साथ एक ही दिशा में चल रही हैं। ये हमारी पहली तरंग है और ये हमारी दूसरी तरंग है। चलती हैं तो इनके अध्यारोपण से, इनके मिलने से एक नई तरंग बनती है, ठीक है ना। इनके अध्यारोपण से माध्यम के जो विभिन्न बिंदु हैं बच्चों, उन पर जो परिणामी तरंग बनेगी, परिणामी तीव्रता उन तरंगों की, समझना बच्चों, जो परिणामी तरंग बनी, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो हमारी ये परिणामी तरंग बन चुकी है, इसकी जो इंटेंसिटी, इसकी जो तीव्रता है, इन दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। अगर मैं इसकी तीव्रता I1 मानूं और इसकी तीव्रता मैं I2 मानूं, ठीक है, तो ये जो परिणामी तरंग बनी, इसकी जो तीव्रता है I, इन दोनों के योग के बराबर नहीं होगी, बल्कि बच्चों इससे कुछ भिन्न होगी। अब आगे यही समझिए बच्चों, माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की
अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है, ठीक है ना। I1 प्लस I2 इज नॉट इक्वल, ठीक है, कि कुछ भी हो सकता है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। I का जो मान है I1 प्लस I2 के बराबर नहीं होने वाला। माध्यम के कुछ बिंदु ऐसे होते हैं, माध्यम के कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहां पर परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत अधिक होती है, और कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहां पर परिणामी तरंग की तीव्रता शून्य अथवा बहुत कम पाई जाती है। इसी घटनाओं को, इसी प्रोसेस को बच्चों हम लोग इंटरफेरेंस या व्यतिकरण कहते हैं। अब समझने का प्रयास करना। जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, तो इनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, मतलब इनके अध्यारोपण से हमें एक नई तरंग प्राप्त हो चुकी है। उस नई प्राप्त तरंग की जो तीव्रता है वो इन दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। माध्यम के कुछ बिंदु ऐसे होंगे जहां पर परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत अधिक होगी, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे भी होंगे जहां पर परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत कम अथवा जीरो होगी। यही मैंने आगे लिखा है। माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तरंग की जो तीव्रता है बच्चों बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि कुछ बिंदुओं पर बहुत कम अथवा शून्य रहती है। इस घटना को इंटरफेरेंस या व्यतिकरण कहते हैं। आगे थोड़ा सा लिखना चाहती हूँ, ये समझ लीजिए बच्चों। जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता अधिक होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समपोषी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसका अपोजिट मान है, जिन बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता बहुत कम अथवा शून्य होती है, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को थोड़ा राइटिंग टेढ़ी मेढ़ी हो जाए क्योंकि नीचे लिखा हुआ है, हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण, डिस्ट्रक्टिव विनाशी व्यतिकरण कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ये है बच्चों आपका इंटरफेरेंस के बारे में। मैंने बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर दी थी। इंटरफेरेंस की डेफिनेशन आपसे पूछी थी। कभी कभी यार समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की डेफिनेशन भी आपसे पूछ लेता है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। और कभी कभी यार प्रकाश में अगर हम व्यतिकरण देखना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है ना। प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें उनको बोला जाता है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। वो भी आप तैयार कर लेना, करना चाहते हो तो यहाँ लिख लीजिए प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें। यार एक क्वेश्चन मत समझिए, एक में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे समझ लीजिए। प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें, ठीक है। एक दो शर्तें, दो तीन शर्तें आप तैयार कर लो। देखो जितना तैयार करोगे आपके लिए उतना ही बेटर है बच्चों। देखो दोनों तरंगों की, जो दो तरंग मैंने बात की थी, दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्घ्य, देखो दोनों जो तरंगें बच्चों उनकी आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्घ्य बराबर होनी चाहिए, ठीक है, बराबर होनी चाहिए। जो दोनों तरंगें हैं उनकी आवृत्तियां अथवा जो तरंग दैर्घ्य हैं, जो वेवलेंथ है, वो बराबर होनी चाहिए बच्चों। दूसरी जो शर्त है बच्चों वो ये है कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होनी चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए, दोनों तरंग जो हैं उनके एम्पलीट्यूड जो हैं, जो आयाम हैं, वो या तो बराबर हों या फिर लगभग बराबर होने चाहिए। ये दूसरी शर्त है बच्चों जो फॉलो करनी पड़ेगी अगर हम प्रकाश में व्यतिकरण देखना चाहते हैं तो। और जो दोनों प्रकाश स्रोत हैं बच्चों वो दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से कम दूरी पर होनी चाहिए। तो दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन आप यहाँ लिख सकते हो, दोनों प्रकाश स्रोत, अब देखो दोनों तरंगें हैं, उन दोनों तरंगों से अलग अलग प्रकाश, अब देखो दोनों, ये दो प्रकाश स्रोत मान लो, अगर दोनों एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर हैं तो हम प्रकाश में व्यतिकरण नहीं देख सकते। अगर हम प्रकाश में इंटरफेरेंस देखना चाहते हैं तो दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे से कम दूरी पर हों,
जितने कम से कम दूरी पर होंगे उसी कंडीशन में हम लोग इंटरफेरेंस देख पाएंगे प्रकाश में। तो जो प्रकाश स्रोत हैं वो एक दूसरे से बहुत कम, उन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है ना। 3 कंडीशन तैयार कर लो, अगर करना चाहते हो तो अच्छे से तैयार कर लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, आपके लिए बेटर है, जितना आप तैयार करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है ना। एक और कंडीशन लिखना चाहते लिख सकते हो, दोनों प्रकाश स्रोत जो है वो अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए, मतलब उनसे जो प्रकाश की किरणें निकल रही है ना, निकलने वाला स्थान बहुत छोटा होना चाहिए। तो दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने इंटरफेरेंस के बारे में जाना, यहाँ पर मैंने इंटरफेरेंस में संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के बारे में आपको बता दिया कि संपोषी व्यतिकरण कब बनता है और विनाशी व्यतिकरण कब बनता है। और कभी कभी अगर आपसे प्रकाश में व्यतिकरण की शर्तें पूछ ले तो भी आप जवाब दे सकते हो कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम बराबर अथवा लगभग बराबर होने चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर होने चाहिए, दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। तो ये 4 मैंने आपको शर्तें बता दी। अगर हम प्रकाश में इंटरफेरेंस देखना चाहते हैं तो ये चारों शर्तें हमें फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है बच्चों। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन हमारा कवर हो चुका है, बड़ा हो चुका है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से तैयारी इसको कर लोगे, ठीक है बच्चा। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया ना, चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब एक क्वेश्चन हमारा और यहाँ पर रह जाता है बच्चों, कोहेरेंट सोर्सेज, कला संबंध स्रोत, ठीक है ना, उसको भी लिख लो यार, समझ लो थोड़ा सा। और द्वि अपवर्तन आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि जो पोलराइजेशन वाला चैप्टर है, प्रकाश का ध्रुवण जो है वो यार इन्होंने ज़्यादातर खत्म कर दिया है, तो उसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब सारे के सारे खत्म ही हो गए हैं, तो उसको आप हटा दीजिए, 2 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको यहाँ से। और नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी बच्चों उसमें आपको मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा अच्छे अच्छे, जो कि हमारे 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये सीरीज समाप्त होने दो, फिर मैं आपको वो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो अनसोल्ड में आते हैं और आपसे नहीं हिलते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन करा दूंगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा है 49। ये है कला संबद्ध स्रोत, कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। कला संबद्ध स्रोत किसे कहते हैं बच्चों, डेफिनेशन अच्छी यार इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है ना। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, समझिए इसको अच्छे से। तो यहाँ पर लिखिए बच्चों, ऐसे स्रोतों को, डेफिनेशन देखो टफ नहीं होती, अगर आप सही तरह समझोगे तो कोई भी चीज़ टफ नहीं है। ऐसे स्रोतों को जिनके बीच कलांतर नियत हो, जिनके बीच कलांतर नियत हो अर्थात समय के साथ ना बदले, अर्थात समय के साथ ना बदले, कोमा कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। तो रटना पड़ेगा क्या यार इसमें, नहीं ना, केवल समझ लो, आप आसानी से इनके आंसर्स दे सकते हो। तो बच्चों ये 49 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपको तैयार नहीं करना है, ठीक है, इसको तैयार आप नहीं करोगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आप अपनी तरफ से कराने वाला हूं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम पूछे आ सकते हैं, इनकी भी आप तैयारी अच्छे से कर लेना बच्चों, अगर आए तो आप आसानी से दे देना इनके आंसर, ठीक है ना। चलिए बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, पूछा जा सकता है, कांच के एक उत्तल लेंस है, कांच का एक हमारा क्या है, कॉन्केव लेंस है, कांच के एक उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक के किसी द्रव में डुबो दिया, अधिक अपवर्तनांक वाला द्रव, ठीक है, समझना क्वेश्चन क्या है बच्चों, कांच के एक उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर, कांच के उत्तल लेंस को कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों इसकी जो फोकस दूरी होगी वो बढ़ जाएगी, अगर जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी f है, लेकिन हमने इसको अधिक अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया तो इसकी फोकस दूरी बढ़ने वाली है। बट यहाँ पर कई और चीज़ें होंगी बच्चों, वो भी आप समझ लीजिए क्या क्या होने वाला है। लेकिन जो प्रकृति है बच्चों, लेकिन प्रकृति बदल जाएगी, लेकिन प्रकृति बदल जाएगी। प्रकृति बदलने का मतलब क्या है बच्चों, कि जो आपका उत्तल लेंस है वो अब अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा, उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, ये है इसका मतलब। तो इसका मतलब बच्चों है कि कांच का एक उत्तल लेंस है, अगर हमने उसको कांच से अधिक अपवर्तनांक वाले किसी द्रव में डुबो दिया तो उसकी फोकस दूरी तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी जो प्रकृति है बच्चों वो बदल जाएगी।
प्रकृति बदल जाएगी, जो उत्तल लेंस है आपका वो अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा, व्यवहार करेगा। अच्छा क्वेश्चन था, पूछा जा सकता था, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको लिया है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है वो हम जान लेते हैं। एक उत्तल लेंस, चलो मैं इसको लिख ही दे रहा हूँ, एक पतले लेंस के लिए, चलो यहाँ क्वेश्चन लिख लो। एक पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र, फोकस दूरी का सूत्र अपवर्तनांक एवं वक्रता त्रिज्या के पदों में लिखिए। अपवर्तनांक एवं वक्रता त्रिज्या के पदों में लिखिए। वक्रता त्रिज्या के पदों में लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, पूछा जा सकता है आपसे, इसको तैयार कर लेना। तो एक पतला लेंस है, उसकी फोकस दूरी का जो सूत्र है वो अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या, यार आपने एक ही सूत्र पढ़ा होगा लेंस मेकर का सूत्र, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। आप सभी ने इसको तो पढ़ा है ना मेरे दोस्त, यही है लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, ठीक है ना, वक्रता त्रिज्या और अपवर्तनांक के पदों में, ठीक है। f के यहाँ पर फोकस दूरी है, n आपका अपवर्तनांक है, r1 r2 आपकी वक्रता त्रिज्या है। प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r1 होगी, द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2 होगी, ठीक है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, पूछे जा सकते हैं, तैयार कर लेना। स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए बच्चों, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और कराऊंगा यहाँ से जो कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही दिया करो, कम से कम लाइक या शेयर करने में अगर कोई दिक्कत है तो हमको बता दो, नहीं है ना तो लाइक और शेयर किया करो, जिससे आपकी तरह और भी स्टूडेंट हमारी वीडियोस का फ्री में फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में तो यार स्मार्ट क्लासेस हम लोग लेकर आ रहे हैं, वहीं पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गया हूँ इस टाइम, यार सारा काम मुझे देखना पड़ता है इसी वजह से, ठीक है। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है। किसी लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ क्वेश्चन लिख दूं बच्चों, ठीक है ना। तो देखो किन किन बातों पर डिपेंड करती है वो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है बच्चों। तो आपने एक सूत्र पढ़ा यार, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां पर आपने क्या देखा कि जो फोकस दूरी है वो अपवर्तनांक पर कोमा वक्रता त्रिज्याओं पर। एक और चीज आपको याद रखनी है बच्चों, वक्रता त्रिज्याओं पर तथा प्रकाश के रंग पर, इन 3 चीजों पर डिपेंड करेगी प्रकाश की फोकस दूरी, प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो प्रकाश, किसी लेंस की अगर फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है, तो वो अपवर्तनांक पर, वक्रता त्रिज्याओं पर तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करती है, ठीक है ना। इन चीजों को आप सभी याद रखना, लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और प्रकाश के रंग पर डिपेंड करेगी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करना है इसको। तो मैं आपको ये बता चुका हूं यार, किसी प्रिज्म के पदार्थ का अगर आपको अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, n बराबर sin a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बटे sin a/2। और एक चीज़ याद रखना यार, अगर आपसे कहीं सूत्र पूछा जाए तो वहाँ पर सारी चीज़ें बताना। जहाँ n क्या है आपका, जहाँ n है आपका अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक, n क्या है अपवर्तनांक है, a क्या है आपका प्रिज्म कोण है, a क्या है आपका प्रिज्म कोण है, और डेल्टा m आपका क्या है अल्पतम विचलन कोण है। क्या है, अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। इस तरीके से आप दिखाओगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली बच्चों, ठीक है। तो ये है हमारा सूत्र किसी प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए। इसके द्वारा किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए और समझिए
कुछ एक दो क्वेश्चन और हैं शायद। देखो समझ लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। स्वस्थ मनुष्य नेत्र हेतु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कोई स्वस्थ मनुष्य है, उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है, इनकी तैयारी तो आप कर लेना। स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कहाँ पर स्थित होता है? स्वस्थ आंख है, उसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होता है। क्वेश्चन भी लिख लेना। क्या क्वेश्चन लिखना है? स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कहाँ स्थित होता है। अगला है बच्चों 7वां, इसमें कह रहा है स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है। स्वस्थ आंख के लिए जो दूर बिंदु है बच्चा वो अनंत पर स्थित होता है। कहाँ? अनंत पर। 8वां क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे किस लेंस का यूज करना है, और दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे किस लेंस का यूज करना है। तो ये दो क्वेश्चन और हैं, 8 और 9। अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो आपको एक सूत्र याद रख लेना, नाडू। एन का मतलब निकट दृष्टि दोष, ए का मतलब अवतल लेंस। तो अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे अवतल लेंस यूज करना चाहिए। डी का मतलब यहाँ पर दूर दृष्टि दोष है और यू का मतलब यहाँ पर उत्तल लेंस है। तो अगर कोई व्यक्ति दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो बच्चों से उत्तल लेंस का यूज करना चाहिए। तो लगभग यार 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं देखा जाए तो, क्योंकि 8-9 क्वेश्चन हमारी बड़ी क्वेश्चन वो हैं बच्चों जो इंपॉर्टेंट हैं। जो मैंने आपको अलग से क्वेश्चन कराए इनको भी अच्छे से तैयार कर लेना, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यार, कोई फालतू चीज आपको नहीं करा रहा हूं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लेना। 5वां क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8, 9 ये क्वेश्चन लिख लेना जो मैंने बोले हैं ना, वैसे लिख लेना। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है, निकट बिंदु कहाँ स्थित होता है। कोई व्यक्ति अगर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसे किस लेंस का यूज करना, दूर दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस उसे यूज करना चाहिए बच्चों, ठीक है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है स्वस्थ आंख के लिए, स्वस्थ व्यक्ति के लिए। चलो बच्चों आज की वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, 1000 से लेकर 1500 लाइक कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिला कर मैं जल्द वीडियोस बना सकूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।